Good morning, students. Welcome back again my YouTube channel. Today I will take an important topic, gravitation, class 9th as well as class 11th. This topic is very most important topic related to your life and तो ये टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपकी लाइफ में भी इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। तो इसे आप लोग रोज करते हैं, रोज यूज करते हैं। और कोई भी यूनिवर्स में बॉडी है, हम किसी भी बॉडी की बात करें तो बॉडी अर्थ सरफेस पे क्यों गिरती है, हमारा क्वेश्चन आज का यही रहेगा और इसका सलूशन आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखेंगे, सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जो भी आपके क्वेश्चन डाउट हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन यही रहेगा कि कोई भी बॉडी अर्थ सरफेस की ओर क्यों गिरती है, और बहुत सारे प्लैनेट्स हमारे हैं जो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। अर्थ के प्लैनेट्स और सन के प्लैनेट्स ये हमारे अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, क्यों करते हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप जरूर लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट, तो आपको इंटरेस्ट आएगा। आइए, टुडे वी आर डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशन। आज हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन? तो सर आइजैक न्यूटन जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्रेविटेशन की डिस्कवरी की है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना। उन्होंने ये देखा कि एक एप्पल का ट्री है और उससे एप्पल नीचे की ओर गिर रहा है। तो उन्होंने ध्यान दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ऐसा क्यों हो रहा है, वास्तव में कोई भी बॉडी अपना प्लेस यदि चेंज करती है तो उन्होंने इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि कोई भी बॉडी अपना प्लेस चेंज करती है यदि उसके पास खुद की एनर्जी हो या तो कोई उसमें फोर्स हो, तो बॉडी तभी अपना प्लेस चेंज कर सकती है। तो उन्होंने इस निष्कर्ष पे पहुंचे, ग्रेविटेशन इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स, बिना किसी कांटेक्ट के एक ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी में लगता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई भी बॉडी हम ले, मान लीजिए हमारे पास ये डस्टर है, तो इसमें हम फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। लेकिन इसको हम छोड़ दें तो बिना टच किए इसमें कंटिन्यूअस फोर्स लगता रहता है जो बॉडी अर्थ की ओर चली जाती है। दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो व्हाट इज ग्रेविटेशन वी आर डिस्कस हियर, इंपॉर्टेंट टॉपिक, द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, the non-contact force, the non-contact force of attraction, force of attraction, non-contact force of attraction between any two bodies in universe, ब्रह्मांड के किसी भी कोने पे दो बॉडी में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। So what is gravitation? There are two bodies, the non-contact force of attraction between any two bodies इन यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में दो बॉडीज रख दी जाए तो उस पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। इफ आई वांट टू से इन वन वर्ड्स व्हाट इज ग्रेविटेशन, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज ग्रेविटेशन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एनी टू बॉडीज लाइक दिस बॉडी ऑलवेज एक्ट a force of attraction, always act a force of attraction, but due to the gravity earth have a big force of attraction created in all the bodies
प्रेजेंट इन यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड के किसी भी कोने पे कोई बॉडी प्रेजेंट हो तो उस पे अर्थ उस पे सबसे बड़ा फोर्स लगाती है। तो मैं ये कह रहा था कि ये दो बॉडी, ऐसा तो नहीं है ये दोनों बॉडी एक दूसरे को खींच लें, ये दोनों बॉडी एक दूसरे को खींच रही हैं क्या? आपको लग रहा है क्या खींच रही हैं? लेकिन इन दोनों बॉडी में भी वही प्रिंसिपल लगता है। लेकिन इसको एग्जांपल से समझें कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्यों नहीं खींच पा रही हैं, ऐसा क्या होता है। एग्जांपल समझें, जैसे एक बड़ा सा मैग्नेट है, बिग मैग्नेट। क्या है? बिग मैग्नेट। एक बिग मैग्नेट है और उसके आसपास हम एक छोटा छोटा मैग्नेट रख दें। मान लीजिए मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, एक बड़ा सा मैग्नेट है और दो छोटे छोटे मैग्नेट हमने ऐसे रख दिए। अब आपको ये ध्यान देना है, क्या वो दो छोटे छोटे मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट करेंगे या उसके पास एक बड़ा सा मैग्नेट रखा है उस ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे? आंसर आपको बताना है। तो एक बड़ा सा मैग्नेट है, एक काफी बड़ा मैग्नेट है और दो छोटे छोटे मैग्नेट यहाँ पे ऐसे रखे हैं और इसके नीचे एक बड़ा सा मैग्नेट रखा है। तो स्वाभाविक है आपका आंसर क्या होगा? बिग मैग्नेट आर अट्रैक्ट बोथ द मैग्नेट्स व्हिच आर स्मॉल मैग्नेट्स। तो जो बड़ा सा मैग्नेट है उन दोनों छोटे छोटे मैग्नेट को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन कंपेयर टू बिग मैग्नेट a heavy attraction force is created, so the big magnet are attract small magnets। तो यही आंसर है आपका। क्यों कोई भी बॉडी अर्थ की ओर गिर जाती है, कोई भी बॉडी अर्थ की ओर क्यों फॉल डाउन हो जाती है? क्योंकि अर्थ एक बहुत हैवी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है। अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हैवी फोर्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स क्रिएटेड अर्थ। ठीक है, अर्थ तो बहुत बड़ा फोर्स, इस कारण से ये दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इन पे अर्थ एक ऐसा हैवी फोर्स लगा रहा है कि वो फोर्स इन दोनों के फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन का आंसर मिला होगा उम्मीद करता हूं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंटरेस्ट आएगा आपको। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको आज ग्रेविटेशन में मिलने वाले होंगे जो किसी ने नहीं दिए होंगे, आज हम आपको दे देंगे। तो अब हम उस पॉइंट पे आते हैं, हम लोग अर्थ के सरफेस पे चलते हैं और अर्थ पे चलते हैं तो हम लोगों को अर्थ क्यों नहीं खींच लेती है? खींचती है। अर्थ की बजाय ही हम लोग खड़े हैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम यहाँ पे खड़े हैं। अदरवाइज चंद्रमा में जाएं तो आपको पता चल जाएगा मून पे किस प्रकार से व्यक्ति गिरता रहता है। वो चल नहीं पाता है और गिरता रहता है, चलता है लेकिन गिरता रहता है। क्यों गिरता रहता है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्मॉल। At that point at moon gravity is very less, 1.63, but in the surface of earth gravity is more strong, gravity 9.8 meter per second square. Hence any person can be want to stand here in the surface of earth, but in compare to the moon gravity is very small। वहां पे हमारा खड़े होना बहुत कठिन है। यही रीजन है कि चंद्रमा पे पहुंचा हुआ व्यक्ति खड़ा कम हो पाता है, गिरता ज्यादा है, उड़ता ज्यादा है। क्योंकि दूसरा इसका रीजन रहेगा कि यदि अर्थ के सरफेस पे कोई व्यक्ति 60 kg का है तो वो मून पे 1/6 हो जाता है 10 kg का, और उसका मास इतना कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, वेट कम होता है, सॉरी मास नहीं, वेट इतना कम हो जाता है कि वो ऐसा लगता है कि उड़ रहा है, जैसे यहाँ पे डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हैं। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी बॉडी अर्थ की सरफेस की ओर क्यों गिरती है? क्योंकि अर्थ हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स आर अप्लाइड ऑल अदर टू बॉडीज, ठीक है, और नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। क्लियर? किसी कोई डाउट है इसमें? तो ये क्या है ग्रेविटेशन? क्या व्हाट इज ग्रेविटेशन? नॉन कांटेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन यूनिवर्स, किसी भी जगह पे बात करें हम, कॉल्ड ग्रेविटेशन।
So this important gravitation's concept explained by सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. सो व्हाट इज यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन? Universal laws of gravitation. So according to Sir Isaac Newton, the force of attraction is directly proportional. Force of attraction is directly proportional between directly proportional. Force of attraction is directly proportional to between two masses of the body, between product of two masses of the body and inversely proportional to square of distance between them. Very important definition. The force of attraction is directly proportional to between product of two masses of the body and inversely proportional to square of distance between them. So this is most important concept when we are discuss here two masses of a body. One is the smallest mass and another is a smaller mass and bigger mass body we have to take here. अब क्या होगा, ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी और ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी, दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे. यदि ये कैपिटल एम मास का है या डिफरेंट मासेस, वी हैव टू टेक m1 and m2 are different masses of the body. m1 and m2 we have to take here, m1 and m2, their distance between them is smaller. So according to definition, यदि हम डेफिनेशन के अनुसार चलें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो क्या होगा, डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ their two masses of the body and inversely proportional to square of distance between them. So this is the definition. Combining above equations, या proportional m1 m2 upon r square. So F equal to G m1 m2 by r square. न्यूटन, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. तो मैंने आपको बताया था कोई भी बॉडी है वो अपने आसपास जितनी भी बॉडी होती है हमेशा एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती हैं. तो दो बॉडी वी हैव टू टेक हियर m1 and m2. m1 हैव अ बिग मास एंड m2 हैव लेस. तो यहाँ पे हमने देखा जो बड़ी मास की बॉडी होगी वो छोटी मास की बॉडी को अपनी ओर खींचती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटी मास की बॉडी बड़ी मास की बॉडी को नहीं खींचती. एक्शन टू रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ. तो लगता रहता है, लेकिन जो हैवी होता है, कहते हैं
जो बलशाली होता है वही जो कम बलशाली होता है उसको दबा कर रखता है। ये आपने भी सुना होगा, प्रैक्टिकली फ्यूचर में आप देखेंगे भी। तो हैवी वाला कम मास वाली बॉडी को अपनी ओर खींचता है। इसी प्रकार से अर्थ हैव अ वेरी बिग मास, और जिस कारण से छोटे छोटे पार्टिकल उनके उसके लिए तो छोटे छोटे पार्टिकल की तरह काम करेंगे, इसको तुरंत अपनी ओर खींच लेता है क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा मास है। तो कहने का मतलब जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा वो छोटे छोटे मास ऑफ बॉडी को अपनी ओर खींच लेता है। बिल्कुल सही बात है। आप ध्यान दिए होंगे कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल जिसको कहते हैं, वो इसमें भी आके चिपक जाते हैं। डस्ट पार्टिकल आप देखे होंगे आपके बेंचेस में आके चिपक जाते हैं, चिपके हुए देखे कभी देखे ही होंगे। जहां स्कूल में आप बैठते हैं जिस बेंच पे जिस चेयर पे, वहां पे आप देखें पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल जमे रहते हैं। 2 दिन स्कूल ना लगे तो पता चल जाता है कि यार बहुत गंदा हो गया, क्योंकि वो पार्टिकल वो बॉडी उस पार्टिकल पे जो जिसका मास जितना ज्यादा है और जिसका मास कम है वो उस ओर जाता है जिसका मास ज्यादा है। तो आप देखिए चेयर पे पूरी तरह से एक लेयर जम जाती है पार्टिकल्स की। तो ये कहने का मतलब है कि वो बॉडी भी एक फोर्स उस पर लगा रही होगी। ठीक है, तो वही है यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है, वेयर कैपिटल G is proportionality constant, proportionality constant which is called universal gravitational constant. Universal gravitational constant. Why it is called universal gravitational constant? Because of its value are constant everywhere in universe. So according to Newton scientists, force of attraction is directly proportional to product of their masses of the body and inversely proportional to square of distance between them. Combining about two equations, so got the F equal to Gm1 m2 by r square, where G is the proportionality constant and which is called universal gravitational constant, either which is called gravitational universal constant or universal gravitational constant, both are says that. So this is the constant, so its value remains constant everywhere in universe. So its value is 6.67 into 10 to power minus 11 Newton. SI unit for what? Newton meter square per kilogram square. What is the SI unit of capital G? How to find the SI unit? Okay, complete now. Write down. तो जब भी ये लिखने के लिए आएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप डायग्राम बना दीजिएगा। डायग्राम नहीं बनाएंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको ध्यान रखना है डायग्राम बनाना और इसके अकॉर्डिंग लिखना है। डेफिनेशन, पहले स्टेटमेंट, फिर डायग्राम, फिर ये रिलेशन, और यहाँ तक आपको लिखना होगा। डायग्राम यदि नहीं बनाते, कई लोग डायग्राम नहीं बनाते, एक्सप्लेन कर देते हैं। हाउ टू एक्सप्लेन विदाउट डायग्राम? फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल। ध्यान रखना है बच्चों, फिर आपके मार्क्स कट जाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि मेरे मार्क्स कट गए हैं। तो यहाँ पे यदि आप एसआई यूनिट फाइंड करना चाहें तो G इक्वल टू फॉरवर्ड FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। आप यहां से फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस है ये मीटर स्क्वायर, मास का एसआई यूनिट केजे, केजे इंटू केजे, केजी स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल G। ध्यान रखना है। सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। According to this, we have to determine force of attraction in any bodies. So what is the, now we are discuss what is the importance of laws of gravitation. Importance of
universal law of gravitation. Law of gravitation. What is importance and where is कितना इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, कहाँ इसका एप्लीकेशन है लॉज ऑफ ग्रेविटेशन? वो तो एप्लीकेशन आप डेली देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है द फोर्स दैट बेंड्स us to the earth. The force that bends us to the earth, ये एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ किसी भी बॉडी पे एक ऐसा फोर्स लगाती है जो हमेशा बंधा हुआ, ऐसा लगता है अर्थ से बंधा हुआ है। द फोर्स दैट बेंड्स अस टू द अर्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द मोशन, ये भी आप देखते होंगे, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये भी आप देखते होंगे कि मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, क्योंकि अर्थ का प्लैनेट है मून, और प्लैनेट्स रिवॉल्व करेंगे ही करेंगे। इस प्रकार से ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होता है। जैसे एक रस्सी में पत्थर बांधे और घुमा दे तो वो पत्थर उस रस्सी से बंधा होता है और गिरता नहीं है। इसी प्रकार क्योंकि उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा होता है, यही रीजन है कि मून भी अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ। वही एप्लीकेशन है, उसी कारण से ऐसा होता है, अदरवाइज वो बाहर चला जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड के। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन के चारों ओर, सन के अराउंड कौन मोशन में है? अर्थ, क्योंकि अर्थ इज द प्लैनेट ऑफ सन, अर्थ सन के चारों रिवॉल्व करता है बिकॉज ऑफ दैट यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, बिकॉज ऑफ दैट सन have applied a very large amount of force on the earth, so earth revolve around the sun. Very most important concept. Next importance, the flow of water in rivers is also due to gravitational force. The earth on water also due to gravitational force. The flow of water in rivers is also due to gravitational force. जो आप पानी देखते हैं नदियों में बहता रहता है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। आप देखेंगे पानी हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की ओर बहता है, क्योंकि उन वाटर मॉलिक्यूल्स में अर्थ हमेशा एक फोर्स लगाती है। तो लेवल जब हाई हो जाता है तो अर्थ उसको खींचता है, और जब अर्थ खींचता है तो वो आगे की ओर फ्लो होता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, जो डेली आप देखते हैं। ठीक है, और क्या देखते हैं आप? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, gravitational force of the earth is responsible
is responsible for holding the atmosphere around the earth. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिखा है। और द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, जिसके कारण हमारे यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हो रहा है ओनली इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये ग्रेविटेशन के कारण, ये इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें और समझने का प्रयास करें। क्लियर है? किसी कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। वीडियो को बार बार देखें और पूरे कॉन्सेप्ट को समझें। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये सारी जितनी भी सारी चीजें आपने अभी तक पढ़ी है, ये सारे फिनोमेना आपके आसपास हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं, बस ये समझना है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ये ध्यान देना है। तो यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में फॉर अर्थ सरफेस के लिए यदि हम बात करें अर्थ, तो व्हाट इज द फोर्स जी। यदि अर्थ एक बिग मैग्नेट है और कोई बॉडी जो स्मॉल मास बिग मास ऑफ बॉडी है, तो यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट के साथ एक फार्मूला डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक अर्थ है जिसकी रेडियस क्या है, अर्थ की रेडियस कैपिटल आर है, और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। अब अर्थ क्या करेगी, इस पे फोर्स लगाएगी। अर्थ का मास कैपिटल एम है, इस व्यक्ति का मास तो बहुत कम होगा, बहुत कम, अर्थ के कंपैरिजन में तो बहुत कम है। तो यहाँ पे कैपिटल एम और स्मॉल एम, ये कैपिटल एम मास ऑफ बॉडी हमेशा स्मॉल एम पे लगाएंगे। तो जी एम एम बाई आर स्क्वायर, इंपोर्टेंट फार्मूला डेराइव होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये इतना फोर्स क्यों लगाती है, क्योंकि यह मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू आप देखें तो कितना होगा, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg। अब आप सोच भी नहीं सकते हमारा और आपका मास कितना होगा। हमारा और आपका मास तो 50 kg होगा, 50 kg मान लीजिए, आपका 40 kg होगा, और ये कितना है 6 × 10⁻24 kg। इतना ज्यादा है कि इसके लिए हम लोग तो पार्टिकल के समान है, खींच ही लेगा। और कोई भी पार्टिकल तो कितना उसका मास होता है, अर्थ के कंपैरिजन में हम लोगों का मास निग्लिजिबल है। आर हमारी रेडियस ऑफ अर्थ है, इसकी भी वैल्यू फिक्स है, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये भी 10⁻6 मीन्स अर्थ की रेडियस बहुत ज्यादा है, 6.4 10⁻6 मीटर। सो दिस पॉइंट्स आर ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज ऑफ इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। मास अर्थ का चेंज नहीं होगा और रेडियस चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, कोई डाउट इसमें? ओके, क्लियर है? कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी बॉडी अर्थ सरफेस की ओर गिरती है, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्यों गिरती है, और जब गिरती है तो किसी एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से गिरती है। कोई भी बॉडी यदि मोशन में है तो उसमें एक्सेलरेशन जरूर होगा। जैसे हम ये बॉडी लेते हैं और इसमें फोर्स लगाते हैं तो ये एक्सेलरेट होती है।
तो एक्सेलरेशन, यदि बॉडी मोशन में है तो एक्सेलरेशन जरूर होगा, लेकिन हमने इसमें फोर्स तो नहीं लगाया, लेकिन एक्सेलरेशन हो रहा है। जैसे इसको हम फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं, जैसे इसको हम छोड़ देते हैं, वैसे इसमें एक्सेलरेशन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो ये अब एक्सेलरेशन जो आप मोशन में पढ़े हो पीछे चैप्टर में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़े हो, वो एक्सेलरेशन अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, रहेगा एक्सेलरेशन, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी रहेगा। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हम इस कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से पहले हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्री फॉल डिस्कस करेंगे। व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल क्या है बच्चों? फ्री फॉल मतलब, फ्री मतलब स्वतंत्र, फॉल मतलब गिरना। यदि मैं इसको फ्रीली सस्पेंड कर दूं तो ये फॉल डाउन हो जाएगा अर्थ सरफेस की ओर, और जब ये फॉल डाउन होगा तो इसमें एक्सेलरेशन चालू हो जाता है। और यही हमें फ्री फॉल समझना है कि कोई भी बॉडी फ्री फॉल होती है कब? तो यहाँ पे डेफिनेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। वेन एवर, डेफिनेशन आप लोग लिखते चलेंगे बच्चों। वेन एवर ऑब्जेक्ट fall towards, whenever object falls towards the earth under the, whenever object fall towards the earth under the earth gravitational force, under the earth gravitational force alone are called freely falling object, and such fall is called free fall. Whenever object fall towards earth, whenever object falls towards earth under the earth gravitational force alone, केवल अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर फॉल डाउन होता है उसे हम फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं, और सच फॉल इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो जैसे एग्जांपल में इसको आप देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल बिकॉज ऑफ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स earth have applied a big force on this object, so this is called freely falling object, and this such fall is called free fall. free मतलब स्वतंत्रता पूर्वक, यदि हम इसको छोड़ दें तो वो फ्री फॉल कहलाता है। हैव एनी डाउट? तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई डाउट होने का चांस ही नहीं बनता, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली जो आप देख रहे हो ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आए इसमें। ठीक है, राइट डाउन, लिख लें इसको। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे मैं लिखना चाहता हूं। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर यदि हम वैक्यूम क्रिएट कर दें तो वैक्यूम क्रिएट करने से क्या बॉडी उसमें भी फ्री फॉल हो सकती है? क्या वैक्यूम के अंदर बॉडी को हम फ्रीली सस्पेंड करें तो वो भी नीचे की ओर गिरेगी? यस, क्योंकि ग्रेविटी तो पूरे यूनिवर्स में किसी भी बॉडी में लगेगी, उसमें ऐसा नहीं है चाहे वैक्यूम क्रिएट कर दे चाहे जो क्रिएट कर दे, अर्थ अपने आप में किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख देता हूं जिससे आपको भी डाउट ना रहे, और
इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। इन वैक्यूम all body in vacuum all body fall towards earth, all body fall towards earth with the same, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, with the same speed। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा है। इन वैक्यूम ऑल बॉडी fall towards earth with the same speed। चाहे वैक्यूम क्रिएट करें, चाहे जो क्रिएट करें, बॉडी जो गिर रही है, फॉल डाउन हो रही है, वो सेम स्पीड से ही गिरेगी, चाहे वहां वैक्यूम हो या एयर पार्टिकल हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करता हूं। जब बॉडी गिरती है तो उसमें एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है और उसे हम क्या कहते हैं? सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। द एक्सेलरेशन with which an object fall towards the earth due to earth gravitational pull, ब्रैकेट में attraction is called acceleration due to gravity। Most important definition, what is gravity? The acceleration with which object fall towards the earth, the acceleration with which an object fall towards the earth due to, किसके कारण? अर्थ ग्रेविटेशनल पुल मतलब खींचना, ऑलवेज पुलिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज पुलिंग, दैट मींस अट्रैक्टिंग। पुल मतलब खींचना, पुश नहीं कर सकता है, ये पुश नहीं कर सकता है, ये हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करता है। पुल, सॉरी यहाँ पुल है, पुल नहीं, पुल, पुल मींस अट्रैक्शन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity। The question was asking what is acceleration due to gravity? What is acceleration due to gravity? The acceleration with which an object fall towards the earth due to earth gravitational pull, attraction, pull means attraction, is called acceleration due to gravity। So this is the definition of acceleration due to gravity। Acceleration due to gravity always at freely falling object। So this is important point। क्लियर है? किसी कोई डाउट? इसके बाद एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर freely falling body
इक्वेशन ऑफ मोशन आपने ध्यान से देखना है, ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है। मैंने आपको बताया देयर आर थ्री इक्वेशंस, यहां पे आपको समझने हैं। तीन इक्वेशन आपने पढ़े हैं, तीनों इक्वेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां पे when body moves towards earth, when body moves away from the earth, तब इक्वेशन क्या होंगे, ध्यान देना। पहला इक्वेशन आपने पढ़ा v इक्वल टू यू प्लस at, तो यहां v इक्वल टू, अब बॉडी यदि नीचे अर्थ की ओर गिर रही है, ध्यान देना है, अर्थ की ओर गिर रही है और अर्थ एक फोर्स लगा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। जैसे ये बॉडी है, इसमें हमने फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो acceleration is a vector quantity, hence acceleration is positive. So v equal to u plus gt is replaced by g, so it is called gravitational acceleration, ये acceleration due to gravity। second equation आपने पढ़ा है s equal to ut plus half at square, so now here s is the h because of earth have applied some forces on body which present a certain height, so displacement जो है वो h हो जाएगा, यहाँ पे ut plus half gt square। third equation is v square equal to u square plus 2as, तो v square as it is u square plus 2gh। now here v equal to u minus gt। अब कोई भी बॉडी यदि अवे फ्रॉम अर्थ जा रही है तो उसमें ग्रेविटी निगेटिव होगी, हमेशा ध्यान रखना है, इसमें पॉजिटिव ग्रेविटी, और इस केस में क्योंकि ध्यान दीजिए मैं इसमें फोर्स इसको ऊपर की ओर फेंकता हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। अब ये क्या है, बॉडी ग्रेविटी के फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, हेंस ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना। तो h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है इस केसेस में, जब किसी बॉडी को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसमें हम इनिशियल वेलोसिटी नहीं देते। इनिशियल वेलोसिटी हमने इस ऑब्जेक्ट को नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, बस छोड़ दिया। तो इस केस में u क्या रहता है, 0 रहता है। इस केस में u क्या रहता है, 0 रहता है। और जब किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो रुक जाता है, और जहां रुकता है, इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया मैंने, इनिशियल दिया है, लेकिन ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी 0 हो गई है। तो फाइनल वेलोसिटी इस केस में 0 होती है। जहां v है वहां 0 रखेंगे न्यूमेरिकल में, और जहां u है वहां 0 रखेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया क्या, कुछ नहीं दिया, 0। इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया हमने, लेकिन कुछ दूर जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है व्हेन बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसी में कोई भी बॉडी को आप फेंकते हो एक जगह से दूसरी जगह तक, तो जितना नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगता है
उतना ही ऊपर से नीचे में भी बॉडी को आने में समय लगता है। यदि कोई बॉडी हम यहाँ से फेंके तो जितना ऊपर ये जाएगा, जितना टाइम लेगा, मान लीजिए नीचे से ऊपर जाने में इन्होंने 2 मिनट का समय लिया, तो ऊपर से नीचे आने में भी 2 मिनट्स लगेंगे। तो टाइम में कोई चेंजेस नहीं होता, जितना जाने में उतना आने में। यदि जाने और आने का क्वेश्चन पूछता है आपसे तो टाइम को डबल कर देना, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा फ्री फॉलिंग का, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको ऑलवेज कीप इन माइंड। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाउ टू चेंज द न्यूटन्स लॉज ऑफ इक्वेशंस या इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। सो अब हम पहुंचते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। व्हाट इज द रिलेशन? अब ध्यान से देखिए, कोई भी बॉडी है उसमें फोर्स mg लगता है। कोई भी बॉडी है उसमें फोर्स क्या लगता है? हमेशा mg। हमेशा बॉडी का जो फोर्स होता है वो वेट हो जाता है, बॉडी का वेट ऑलवेज mg डाउनवर्ड लगता है। और ये सिंपल किसी बॉडी का है, सिंपल एक बॉडी का है, लेकिन यदि हम देखें लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से तो ये जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाता है। दोनों फोर्स हमारे अर्थ सरफेस की ओर ही लगते हैं, ये भी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस बॉडी में लगा रहा है वो भी। तो ये दोनों फोर्स क्या है? इक्वल है। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, तो यहाँ पे हम mg इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मास ऑफ बॉडी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको एक रिलेशन मिलेगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन, g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन, g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। सो नाउ gravitational acceleration gm by r square, it does not depends on the mass of body, only depends mass of earth, जो फोर्स लगा रही है। चाहे बॉडी ये हो चाहे ये हो, इन सभी बॉडी में चाहे कितनी भी ट्रक हो, बस हो, कोई भी बॉडी हो, सभी बॉडीज में ग्रेविटी कांस्टेंट होगी। चाहे कितनी भी बड़ी बॉडी हो, ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी काइंड्स ऑफ बॉडीज, ओनली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ। तो यहां से हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू निकालें। जी आपको पता है, यहां सारी वैल्यू कांस्टेंट है, आपको पता है। कैपिटल जी कितना है? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ पता है 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ पता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। आइए इसको सॉल्व करें और फाइंड करें अर्थ की सरफेस पे व्हाट इज द ग्रेविटी। तो यहां से g इक्वल टू वैल्यू पुट कर दें 6.67 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय 6.4 into 10⁻6 का स्क्वायर। So solving this equations and got the result 9.8 meter per second square. So this is the gravity. How to calculate the value of G on the surface of Earth by using this relation. So put the value of capital G, capital M and capital R, and got the value of gravity on the surface of Earth.
क्लियर है? किसी कोई डाउट? इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको मिल जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से ये तो वैल्यू हो गई अर्थ पे। मून पे हम फाइंड करना चाहते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। यहाँ पे जी, कैपिटल जी कांस्टेंट है। मून का मास अलग होता है 7.4 10⁻22 kg। रेडियस अलग होती है मून की 1.74। अर्थ से बहुत छोटा होता है मून, इसी कारण से अर्थ से छोटा है, तभी तो अर्थ के चारों रिवॉल्व कर रहा है। यदि बड़ा होता तो अर्थ मून के चारों रिवॉल्व करने लगते। तो ये है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून। इसको सबस्क्रिप्ट में m भी ले सकते हैं, और यहाँ फार्मूला हम m मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून। सो वैल्यू आर पुटिंग हियर इन दिस प्लेस। So what is value? 7.4 10⁻22 kg 1.74। इसको सॉल्व करेंगे पूरा इक्वेशन, तो वैल्यू आपको मिलेगी 1.63। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। ग्रेविटी कितनी कम हो जाती है? ग्रेविटी ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो बॉडी ज्यादा तेजी से नीचे गिरेगी। एक्सेलरेशन कम होगा तो बॉडी धीरे धीरे। यही कारण है कि मून पे व्यक्ति अच्छे से नहीं चल पाता है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो एक रिलेशन यहां से निकल के आता है कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ मून डिवाइडेड बाय 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ। मून पे ग्रेविटी कितनी है? जितनी अर्थ पे ग्रेविटी है उसका 1/6 हो जाती है। यहां से रिलेशन 9.8 को आप 6 से डिवाइड करें तो आपको 1.63 डायरेक्ट मिल जाएगा। और ग्रेविटी वेट पे डिपेंड करती है, तो वेट ऑफ मून इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ अपॉन 6। आल्सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन। हाउ टू फाइंड आउट द गिवन रिलेशन? सो डायरेक्टली द क्वेश्चन वाज आस्किंग how much mass is decreases on the moon when the mass of person in earth is 60 kg. what is the mass of moon surface? तो कितना हो जाएगा मून के सरफेस पे व्यक्ति का मास डिवाइडेड बाय 6, 60 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 10 kg। 10 kg का मास हो जाएगा। आप सोचिए 10 kg का मास कितना कम होता है। यदि कोई 10 kg का है तो बताइए कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। बताइए 1 किलो का व्यक्ति कैसा वहां पे फील करेगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, it is called universal law of universal gravitational constant। gravitational constant, it is scalar quantity, sorry वेक्टर क्वांटिटी। स्मॉल जी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ओके, इट्स वैल्यू चेंजेस प्लेस टू प्लेस।
इसका वैल्यू प्लेस टू प्लेस, यहाँ पे ग्रेविटी स्मॉल जी अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, हर जगह पे ग्रेविटी अलग है, लेकिन ये इट्स वैल्यू आर कांस्टेंट इन यूनिवर्स। ब्रह्मांड में हर जगह इसकी वैल्यू कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इट्स वैल्यू आर क्या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स वैल्यू आर कितनी 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब स्मॉल जी जीरो हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन कैपिटल जी ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये कांस्टेंट वैल्यू इट नेवर बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जी की वैल्यू जीरो कहाँ होगा, ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ। कहाँ जीरो होता है, सेंटर ऑफ अर्थ पे, ठीक है। इट्स वैल्यू आर जीरो एट द जीरो नहीं होता, सॉरी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जीरो नहीं होगा। मास जीरो होता है, ग्रेविटी जीरो नहीं होती। ग्रेविटी जीरो स्पेस में होती है, स्पेस जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है वहां पे ग्रेविटी जीरो, क्योंकि वहां पे उसका फोर्स जीरो। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं पे भी जीरो नहीं यूनिवर्स में। तो ये हमारे बेसिक पॉइंट है, इसके एसआई यूनिट भी आप लिख सकते हैं। एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर लिख सकते हैं। देयर आर 5 पॉइंट्स विच इज अ डिफरेंस, तो इनको आप अच्छे से लिख लेंगे। इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, ठीक है। व्हाट इज मास, वी आर डिस्कस व्हाट इज मास। मास इज अ quantity of matter which contain on the body। ये जो बॉडी बनी होती है ये किसी ना किसी मैटर से बनी होती है, और छोटे छोटे मैटर पार्टिकल्स मिला मिला के इतनी बड़ी बॉडी का निर्माण होता है। तो वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है मास, and it measure the inertia of body। मास से हम लोग क्या मेजर करते हैं, इनर्शिया ऑफ बॉडी, ठीक है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट्स मास ऑलवेज कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज इट्स एसआई यूनिट केजी। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को। सीजीएस यूनिट ग्राम। तो ये मास होता है, मास ब्रह्मांड में यूनिवर्स में कोई भी बॉडी होगी तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, चाहे कितना भी कम मास हो। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻31 kg, सोचिए कितना कम है। तो जिनका मास बहुत कम होता है उनको पार्टिकल कह देते हैं हम लोग, क्योंकि वो रैंडमली मोशन में आ जाते हैं मास कम होने से। व्हाट इज वेट,
व्हाट इज वेट? कोई भी बॉडी है उसमें वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो वेट क्या है? एक फोर्स है। इट इज a force always act towards the surface of earth। वेट किसी भी बॉडी का हमेशा अर्थ सरफेस की ओर लगेगा, ठीक है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर है। इट मेजर द ग्रेविटी, इससे हम लोग ग्रेविटी मेजर करते हैं वेट से, और मास से इनर्शिया मेजर करते हैं। SI यूनिट इज न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है। CGS यूनिट क्या है? डाइन। तो फोर्स का SI यूनिट न्यूटन और ये डाइन है। तो बेसिक डिफरेंसेस यही डिफरेंस पॉइंट में लिख लेंगे। मास और वेट में डिफरेंस पॉइंट, 1 पॉइंट डेफिनेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे डिफरेंस भी आप लिख लेंगे। यही सारे पॉइंट आपके डिफरेंसेस हैं, तो इन्हीं को भी डिफरेंस में आप लिख लेंगे। व्हेन क्वेश्चन वाज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, सो राइट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड वेट। क्लियर है? किसी कोई डाउट है? यहाँ तक के टॉपिक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि अभी बायोन्सी फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यदि आपके पास टाइम हो 5 मिनट और डिस्कस कर देता हूं। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ हम बायोन्सी फोर्स डिस्कस करता हूं। 5 मिनट का टाइम लेंगे। बायोन्सी, व्हाट इज बायोन्सी? तो कि बायोन्सी फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अ फ्लूइड्स। यदि किसी कंटेनर में फ्लूइड्स भरा हुआ है, फ्लूइड्स मींस लिक्विड एंड गैसेस, पानी भरा हुआ है मान लीजिए, और कोई बॉडी उसके अंदर इमर्ज्ड है, तो उसमें अप साइड में एक फोर्स लगता है, ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसे हम बायोन्सी फोर्स कहते हैं। बाउंड फोर्स always act within the when body are immersed within the liquid. So whenever body immersed in the liquid, the force act vertically upward direction is called bound force, and this phenomena is called buoyancy. This phenomena is called buoyancy. हमेशा कोई भी बॉडी, यही रीजन है, आप पानी में कोई बॉडी डालिए, देखिए पानी में बॉडी डालने से क्या होता है? बॉडी हल्की लगने लगती है आपको, क्योंकि उसमें एक ऊपर से फोर्स ऑलरेडी लगने लगता है। और जब पानी के अंदर फोर्स एक ऊपर की ओर लगने लगता है, तो बॉडी पानी के अंदर वेट कम हो जाता है। और वेट कितना कम हो जाता है ये भी आपको समझना होगा। तो लिक्विड के अंदर पानी का वेट कम हो जाता है, ये तो कंफर्म है। So what is buoyancy? Whenever body immerses in the liquid, the force at vertically upward direction is called buoyant force, and this phenomena is called buoyancy. यही phenomena हमारा buoyancy कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ रहे हैं। तो
बायोंसी फोर्स जो लगता है वो कैसे मेजर करोगे कि कितना बायोंसी फोर्स लगता है? तो बायोंसी फोर्स ये बायोंट फोर्स की बात करें हम, बायोंट फोर्स मेजर्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लॉस ऑफ weight of the body. Buoyancy force is measured by, मान लीजिए कोई बॉडी का वेट पहले ए रहा है, कोई बॉडी ए है, बाद में पानी के अंदर जाती है तो उसका वेट कम हो जाता है, उन दोनों का डिफरेंस बायोंसी फोर्स. एंड हाउ टू फाइंड द बायोंसी फोर्स? लॉस ऑफ वेट. तो लॉस ऑफ वेट कितना आ जाएगा? W इज द रियल वेट ऑफ द बॉडी. रियल वेट मतलब बॉडी के बाहर, एंड WB क्या है? लॉस ऑफ वेट, अपरेंट वेट भी बोलते हैं इसको. लॉस ऑफ वेट. एंड हाउ टू फाइंड द लॉस ऑफ वेट? सो कोई भी बॉडी पानी के अंदर जाती है और कितना घट जाती है, इसके लिए हमारे आर्किमिडीज साहब आते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल देकर जाते हैं. और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है ये भी समझना होगा. उन्होंने क्या बताया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है भाई? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये है, whenever body fully or partially emerged within the liquid, whenever body fully or partially emerged within the liquid, then the weight of body decreases, and this weight of body always equal to displace of liquid, जितना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा उतना वेट उसका डिक्रीज हो जाएगा. कैसे उन्होंने बताया? उन्होंने ये बताया आर्किमिडीज ने कि एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है. अब हम क्या करते हैं, एक बॉडी को उस कंटेनर के अंदर डालते हैं, ठीक है, उस बॉडी को कंटेनर के अंदर डालते हैं. यहां तक पानी भरा हुआ है कंटेनर में, जहां तक लेवल भरा हुआ है वहां से एक हम होल कर देते हैं और वो पानी एक दूसरे कंटेनर में डिस्प्लेस हो जाता है. तो ये पानी जितनी बड़ी बॉडी होगी पानी उतना डिस्प्लेस होगा. तो ये डिस्प्लेस लिक्विड आ जाएगा आपको. और अब हम क्या करेंगे, ये सॉलिड बॉडी है तो क्या करेंगे, डिस्प्लेस लिक्विड हम मेजर कर लेंगे.
डिस्प्लेस लिक्विड मेजर कर लेंगे तो हम ये कह देंगे कि बॉडी इसके अंदर इतना वेट उसका लॉस हो जाएगा। ओरिजिनल वेट हमें पता है, लॉस वेट हमें पता चल जाएगा यहां से। तो हम बता सकते हैं कि पानी के अंदर किसी भी बॉडी का वेट कितना लॉस हो जाएगा। तो आर्किमिडीज ने ये बताया है कि कोई भी बॉडी यदि पानी के अंदर फुली पार्शियली यदि कम डूबेगी तो कम पानी डिस्प्लेस होगा, ज्यादा डूबेगी तो ज्यादा डिस्प्लेस होगा, स्वाभाविक है। तो फुली और पार्शियली लिक्विड के अंदर इमर्ज होने के बाद बॉडी वाटर या लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, उसको मेजर कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि उसका वेट कितना हो जाएगा, कितना डिक्रीज हो जाएगा, जितना डिस्प्लेस लिक्विड होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे फ्लोटेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Whenever body are float on the surface of liquid or sink on the surface of liquid. When body float on the surface of liquid is called flotation. When body float on the surface of liquid is called flotation. And when body floats, अब इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। एक डेंसिटी ऑफ बॉडी लेस देन the density of liquid, या मोर देन कर दें, density of body is more than the density of liquid, it floats on the surface of liquid. If density of body less than the density of liquid, it sink on the liquid. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बॉडी कब फ्लोट करेगी, कब, इसको राइट डाउन कर लें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां पे देखें ध्यान से, कोई भी बॉडी यदि लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रही है तो उसमें नीचे की ओर बायोन्सी फोर्स हमेशा ज्यादा होगा। बायोन्सी फोर्स ऑलवेज ग्रेटर देन वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड लगेगा। तो बायोन्सी फोर्स इस केस में वेट ऑफ द बॉडी से ज्यादा होगा, तब बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ध्यान रखना है बायोन्सी फोर्स, यहां पे वेट लग रहा है, बायोन्सी फोर्स नीचे से लग रहा है। अब यदि वेट ग्रेटर देन बायोन्सी फोर्स हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉडी सिंक हो जाएगी। ध्यान रखना है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। व्हेनेवर बॉडी आर सिंक इन द लिक्विड, व्हेन वेट ऑफ बॉडी लेस देन सिंक के लिए क्या होना जरूरी है, वेट कम होना, बायोन्सी फोर्स कम होना, वेट ज्यादा होना। और फ्लोट के लिए क्या जरूरी है, बायोन्सी फोर्स ज्यादा होना और वेट कम होना। ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? किसी कोई डाउट नहीं है? सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो जरूर पूछें। बाकी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा।